नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं जो सामान्यतः जुड़ा है आपका सी टेट से, लेकिन इसे यूपी टेट वाले भी देख सकते हैं। अगर आप यूपी टेट से तो भी देख सकते हैं, और सी टेट कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसमें बेसिक चीज़ें आपको समझाई गई हैं और पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उम्मीद रखते हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? विकास का सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत दर्शाता है। विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और ये कौन से सिद्धांत से है? पहले सूक्ष्म कौशल विकसित होते हैं। सूक्ष्म कौशल कहते हैं छोटे कौशल। छोटे कौशल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को रिफाइन करना, जैसे पेन से लिखना एक सूक्ष्म कौशल में आएगा, है ना। लेकिन किसी चीज़ को पकड़ना वो सूक्ष्म कौशल में नहीं आएगा। तो उंगलियों का प्रयोग सूक्ष्म कौशल में आता है। पहले व्यापक क्रिया होती है, फिर सूक्ष्म कौशल। हाँ, तो पहले क्या होगा? व्यापक क्रियाएं होंगी। बच्चा जब छोटा होता है पहले वो हाथ पैर चलाना सीखता है, फिर हाथ घुमाना सीखेगा, फिर बैलेंस बनाना सीखेगा, उसके बाद वो लिखना सीखेगा। तो ये पहले व्यापक क्रियाएं होंगी, उसके बाद सूक्ष्म कौशल होगा। विकास रुक रुक कर होता है, सभी बच्चे समान गति से बढ़ते हैं। तो इसमें दूसरा वाला उत्तर इसका एकदम सही हो जाएगा कि सामान्य से विशिष्ट, यानी पहले व्यापक क्रियाएं होंगी, उसके बाद सूक्ष्म कौशल का विकास होता है। जैसे कि यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहले सूक्ष्म कौशल विकसित होते हैं। पहले बच्चा पहले छोटे फाइन कौशल नहीं सीखता है, तो पहले वो एकदम बड़े कौशल सीखेगा, उसके बाद वो छोटे कौशल पाता है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत था। दूसरा क्या है? पहले व्यापक क्रिया फिर सूक्ष्म कौशल, यानी बच्चा पहले ग्रॉस में गतिविधि सीखेगा, उसके बाद वो फाइन या बारीकी कौशल पर ध्यान देगा, ये ध्यान रखना है। तीसरा हमारा विकास रुक रुक चलता है, ये भी गलत था हमारा, क्योंकि विकास रुक रुक कर नहीं, विकास निरंतर होता है, ये ध्यान रखना है। सभी बच्चे समान गति से बढ़ते हैं। हर बच्चे में विकास की गति अलग होती है, सभी समान गति से नहीं बढ़ते हैं। किसी का विकास बहुत तेज होता है, किसी का विकास बहुत धीमे भी हो सकता है, लेकिन क्रम जो है वो सेम रहेगा और गति अलग अलग हो सकती है। इसीलिए ये वाला भी हमारा गलत था, बी वाला हमारा एकदम सही था। अगला चले, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 2। पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था की आयु क्या है? देखो, पियाजे जो थे, जीन पियाजे, इन्होंने जो संज्ञानात्मक कॉन्सेप्ट दिया था, संज्ञानात्मक जो कॉन्सेप्ट दिया था, तो उस कॉन्सेप्ट में इन्होंने बताया था कि जो बच्चा है वो 4 स्टेज में उसका संज्ञानात्मक डेवलपमेंट होता है, जिसमें 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से आगे, यानी ये 12 है, यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें गलत दे रखा है। तो 4 स्टेज बताई, जिसमें से संवेदी प्रेरक कौन सी थी? हमारी पहले वाली कौन सी है? संवेदी प्रेरक, ये सबसे पहली होती है, और बच्चा इसमें इंद्रियों से सीखता है। इंद्रियां मतलब शरीर की जो इंद्रियां होती है उनसे सीखता है, और उन्हीं से वो प्रतिक्रिया भी देता है, ध्यान रखना है। जैसे पहले ऑप्शन में 0 से 2, यह संवेदी प्रेरक अवस्था है। बच्चा इंद्रियां देखकर सुनना सीखना, क्रियाएं जैसे पकड़ना, चूसना आदि। इस अवस्था में वस्तु स्वास्थ्य ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस विकसित होता है। 2 से 7 वर्ष ये पूर्व संक्रियात्मक है, और 7 से जो 12 वर्ष की है यह ठोस संक्रियात्मक है, और 12 से आगे वाली जो होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, ध्यान रखना है। जो काल्पनिक जो होती है, जिसमें कल्पनाशीलता बढ़ती है, वो हमारी औपचारिक होती है, जिसे हम अमूर्त भी कहते हैं। अमूर्त, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, शुद्धिकरण का शब्द मुख्यतः किस सिद्धांत से जुड़ा है? शुद्धिकरण शब्द मुख्यतः किस सिद्धांत से जुड़ा है? रचनावाद से जुड़ा है ना। व्यवहारवाद से, रचनावाद से, मानववाद से या संज्ञानवाद से? तो कौन से जुड़ा हुआ है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका व्यवहारवाद से। शुद्धिकरण किससे जुड़ा हुआ है? व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है। अब व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है तो समझिए, इसमें देखिए, शुद्धिकरण, व्यवहारवाद, शुद्धिकरण का संबंध व्यवहारवाद से है। यह सिद्धांत बताता है कि पुरस्कार या दंड से प्रभावित होता है। व्यवहार किससे होगा? व्यवहार पुरस्कार या दंड से प्रभावित होगा। अगर पुरस्कार मिलेगा तो व्यवहार वो दोहराया जाएगा, और दंड मिलेगा तो वो कम हो जाएगा, यानी उसमें कमी आएगी, ये ध्यान रखना है। तो ये किसने दिया था? ये दिया था B.F. स्किनर ने। रचनावाद क्या है? यह ज्ञान के निर्माण पर आधारित होता है। किसने दिया था? पियाजे और वाइगोत्स्की ने। मानवतावाद या आत्म विकास तथा आत्म साक्षात्कार
पर केंद्रित होता है, जिसे मास्लो और रोजर्स ने दिया था। संज्ञानात्मक यह सोचने समझने और मानसिक प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। ये ध्यान रखना है आपको। तो कौन सा उत्तर सही है हमारा? पहला वाला उत्तर इसका एकदम सही है। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 4। स्किनर का सिद्धांत कहलाता है। स्किनर का सिद्धांत क्या कहलाता है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रियात्मक अनुबंधन, अंतर्दृष्टि या सामाजिक अधिगम। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी वाला, यानी अंतर्दृष्टि। स्किनर का सिद्धांत क्या कहलाएगा? अंतर्दृष्टि कहलाता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है? शास्त्रीय अनुबंधन यह पावलाव ने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन किसने दिया था? पावलाव ने, ध्यान रखना है। क्रियात्मक अनुबंधन बीएफ स्किनर ने दिया था। व्यवहार को शुद्धिकरण रेनफोर्समेंट दंड पर आधारित है। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेम पढ़ा था। उसके बाद है अंतर्दृष्टि, इनसाइट थ्योरी, यह कॉलर से संबंधित है, जिसमें बच्चा अचानक सीखता है। और अंत में है सामाजिक अधिगम, यह बंडूरा ने दिया था, ध्यान रखना है, जिसमें बच्चा अनुकरण से सीखता है। कैसे सीखेगा? अनुकरण, ये ध्यान रखिएगा। अगला है प्रश्न संख्या हमारे पास 5। सीखना अनुकरण द्वारा भी होता है, यह विचार किसका है? तो अभी हमने डिस्क्रिप्शन में देखा था कि अनुकरण से बच्चा कौन कह रहा था? ये बंडूरा कह रहा था। बंडूरा के अनुसार बच्चा जो है वो अनुकरण से सीखता है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इसका? बी वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए, पावला शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है, बंडूरा सामाजिक अधिगम से संबंधित है, सीखना अनुकरण इमिटेशन और ऑब्जर्वेशन द्वारा भी होता है। ठीक है ना। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। कॉलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कॉलबर्ग वाला भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलबर्ग के बारे में पूछा भी जाता है। आगे चलें। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 6। विकास का कौन सा क्षेत्र भावनाओं से संबंधित है? विकास का कौन सा क्षेत्र भावनाओं से संबंधित है? भावना मतलब अपनी जो भावनाएं होती हैं, तो उसमें शारीरिक होगा, संज्ञानात्मक, भावनात्मक या भाषात्मक। तो इसमें साफ दिख रहा है कि भावनात्मक जो क्षेत्र होता है वो भावनाओं से संबंधित होता है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में क्या है? शारीरिक, शरीर की वृद्धि, ऊंचाई, वजन आदि शारीरिक से संबंधित होगा। संज्ञानात्मक, सोचने समझने और तर्क करने से संबंधित होगा। संज्ञानात्मक, भावनात्मक, भावना, रुचि, मनोबल, दृष्टिकोण आदि से संबंधित होगा। तो भावनात्मक किससे होगा? भाव से। लैंग्वेज बोलने, पढ़ने, लिखने आदि से संबंधित होते हैं, ये ध्यान रखना है। भाषाई। अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 7। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? चयन करना, ग्रेड देना, सुधार के लिए प्रतिक्रिया देना या तुलना करना। रचनात्मक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुधार के लिए प्रक्रिया करना, यानी सी वाला उत्तर इसका एकदम सही है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि चयन करना, यह समापनी मूल्यांकन है, सबमिटिव है, जिसमें चयन किया जाता है। ग्रेड देना भी समापनी मूल्यांकन से जुड़ा है। बच्चों को पहले अंक दिए जाते हैं, उसके बाद ग्रेड दिए जाते हैं, या स्कूल में सीधे सीधे बच्चे को ग्रेड प्रोवाइड कराए जाते हैं। सुधार के लिए प्रतिक्रिया देना, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य छात्र को सीखने के दौरान फीडबैक देना होता है। तो ये रचनात्मक आएगा, यानी फॉर्मेटिव। तुलना करना चयन अंतिम मूल्यांकन का संबंधित है। तो आपने देखा होगा स्कूल में एफए और ऐसे होते हैं। तो जो एफए होता है वो हमारा रचनात्मक होता है, और अंत वाला जो होता है वो ऐसे होता है, सबमिटिव असेसमेंट। तो इसमें जो बी सी वाला है वो आपका है एफए, बाकी सब तीनों किससे जुड़े हुए हैं? ऐसे से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 8। गार्डनर के अनुसार भाषिक बुद्धि का संबंध किससे है? गार्डनर के अनुसार, गार्डनर ने क्या दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, ये ध्यान रखिएगा। खेल से है, गणना से है, भाषा को प्रभावी रूप से उपयोग करने से है, चित्रकला से है। तो भाषा के प्रभावी उपयोग करने से है। कौन सा है? प्रभावी उपयोग करने से, ध्यान रखिएगा। अगला इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। खेल यह शारीरिक बॉडी काइनेस्टिक वृद्धि से संबंधित है। गणना लॉजिकल मैथमेटिकली वृद्धि से संबंधित है। भाषा के प्रभावी उपयोग से, भाषिक बुद्धि को बोलने, पढ़ने, लिखने और शब्दों के प्रभावी उपयोग से है। चित्रकला यह दृश्य विजुअल स्पेशियल बुद्धि से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, तो अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग बुद्धि काम करती है। तो यहाँ पर भाषा का क्या है? भाषा के प्रभावी उपयोग से संबंधित है। सी वाला उत्तर इसका एकदम सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। IQ का 100 से अधिक होना क्या दर्शाएगा? अब IQ लेवल अगर 100 है तो वो क्या दर्शाएगा? औसत बुद्धि दर्शाएगा, औसत से कम दर्शाएगा, औसत से अधिक या मंद बुद्धि दर्शाएगा। ये आपको बताना है। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला, यानी औसत से अधिक। अगर 100 है तो वो औसत से अधिक आएगा। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। देखो, औसत बुद्धि
लगभग 9 से 110 के बीच में औसत माना जाता है। औसत से कम 90 से कम होने पर औसत से कम माना जाएगा, और औसत से अधिक 100 से अधिक होने पर औसत से अधिक माना जाएगा। मध्य बुद्धि 70 से कम होने पर मंद बुद्धि माना जाता है, ये ध्यान रखना। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो 70 से कम होने पर बच्चा कैसा माना जाएगा? मंद बुद्धि माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। विकास जीवन पर्यंत चलता है, यह विशेषता किसकी है? पर्यंत चलने का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस, तो निरंतरता होगा, समानता होगा, स्थिरता होगा, या रुकावट होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निरंतरता। विकास जो है वो कैसे चलेगा? कंटिन्यूअस चलेगा। अब देखिए इसमें विकास जन्म से मृत्यु तक लगातार चलता है, इसी को हम क्या कहते हैं? निरंतरता कहते हैं। यानी बच्चा जो है गर्भाधान से लेकर और अंत तक, मरने तक विकास होता रहता है, उसका ध्यान रखिएगा। समानता, सभी व्यक्तियों में विकास समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। क्रम सेम होता है लेकिन होता अलग अलग है, ध्यान रखना है। स्थिरता, विकास स्थिर स्टैटिक नहीं होता बल्कि डायनामिक होता है, गतिशील होता है। रुकावट, विकास रुक रुक कर नहीं बल्कि निरंतर होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हो गया हमारा प्रश्न संख्या 11। कॉलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है। कॉलबर्ग का किससे संबंधित है? भाषा विकास से संबंधित है, नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से, या बौद्धिक विकास से? तो कॉलबर्ग की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था कॉलबर्ग का जो सिद्धांत है वो किससे है? नैतिक। कॉलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था, ये ध्यान रखना है, आपको रट लेना है, ठीक है। तो इसमें देखिए भाषा विकास मुख्यतः चॉम्स्की से संबंधित है। किससे है? चॉम्स्की ने भाषा विकास के बारे में कहा था, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अगला दूसरा है नैतिक विकास। कॉलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए थे, जिसमें प्री कन्वेंशियल, कन्वेंशियल और पोस्ट कन्वेंशियल। शारीरिक विकास, ये शारीरिक वृद्धि से, और बौद्धिक विकास पियाजे के संबंधित है। किससे है? पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है। तो हमारा पहला कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला हो जाएगा, कॉलबर्ग नैतिकता का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। अगला चलें, प्रश्न संख्या 12। अधिगम का स्थानांतरण कब अधिक प्रभावी होगा? अधिगम का स्थानांतरण कब अधिक प्रभावी होगा? असमान विषयों पर, समान विषयों पर, बिना अभ्यास पर, या दंड मिलने पर कब होगा प्रभावी? तो 12 में का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? बी वाला, यानी समान परिस्थितियों में। समान परिस्थितियों में अधिगम का स्थानांतरण सबसे अधिक प्रभावी होता है। देखो, असमान विषयों पर, जब एक विषय या परिस्थिति को बहुत अलग हो तो स्थानांतरण बहुत कम प्रभावी होता है। यानी जैसे मैथ पढ़ने के बाद आप हिंदी पढ़ें तो वो अधिगम स्थानांतरण नहीं होगा, क्योंकि आपका मैथ का सब्जेक्ट अलग है, हिंदी का सब्जेक्ट अलग है। समान परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा होगा। मतलब अगर मैथ पढ़ने के बाद आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, प्लस सीख रहे हैं, तो वो आप अधिगम वहाँ पर क्या होगा? स्थानांतरण होगा, ध्यान रखना है। बिना अभ्यास के स्थानांतरण संभव ही नहीं है। दंड मिलने पर कोई भी, इसका कोई सीधा संबंध नहीं है कि दंड का और स्थानांतरण का क्या लेना देना है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13। बाल केंद्र शिक्षा का आधार क्या होता है? बाल केंद्र शिक्षा का आधार, तो बाल केंद्र शिक्षा का आधार क्या होगा? शिक्षक प्रधान होगा? नहीं, परीक्षा प्रधानता होगी, छात्र की सक्रियता होगी, या अनुशासन होगा? तो इसका सी वाला उत्तर एकदम सही है। कौन सा सही है? सी वाला, छात्र की सक्रियता। छात्र की सक्रियता का मतलब है बाल केंद्रित शिक्षा। अब देखो, शिक्षक प्रधानता में शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है, शिक्षक केंद्र में हो गया, यानी शिक्षक अपने हिसाब से वो करवाएगा, पढ़ाएगा। परीक्षा प्रधानता में बालक केंद्रित शिक्षा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं होता, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या है? छात्र की सक्रियता, इसमें छात्र सीखने की प्रक्रिया में भाग लेता है, और शिक्षक केवल क्या होता है? मार्गदर्शक होता है। शिक्षक केवल क्या होगा? मार्गदर्शक होगा, ये ध्यान रखना है। अनुशासन महत्वपूर्ण है, पर बालक केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 14। विकास की गति सभी में अलग अलग होती है, इसे कहते हैं समानता, व्यक्तित्व भिन्नता, स्थिरता, या क्रमबद्धता। तो विकास की गति सभी में क्या होती है? तो अलग अलग होती है, तो इसे कहेंगे हम व्यक्तिगत भिन्नता। क्या कहेंगे? व्यक्तिगत भिन्नता कहेंगे, ध्यान रखना है। जैसे समानता, ये सभी में समान विकास को दर्शाता है, जो कि गलत है। व्यक्तित्व भिन्न, हर बच्चे में विकास की गति और शैली अलग अलग होती है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। स्थिरता, विकास स्थिर नहीं होता बल्कि कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है। क्रमबद्ध, विकास के निश्चित क्रम को दर्शाता है, गति को नहीं दर्शाता, ये ध्यान रखिएगा। अगला चले, अगला है हमारा प्रश्न संख्या 15। अंतर्दृष्टि अधिगम की समस्या का समाधान होता है, धीरे धीरे होता है, दंड से होता है, अचानक होता है, अनुकरण से होता है। तो अंतर्दृष्टि जो है वो अचानक से होता है। किसने दिया था ये, है ना? अचानक से होने वाला सिद्धांत किसने दिया था? तो चलिए जान लेते हैं। देखो, धीरे धीरे वाला हिट एंड ट्रायल थॉर्नडाइक ने दिया था, अंतर्दृष्टि नहीं होता। धीरे धीरे किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। दंड से व्यवहारवाद पर डिपेंड करता है, व्यवहारवाद से संबंधित है।
अचानक समझ, अंतर्दृष्टि, अधिगम्य, अचानक, आह आह अनुभव, एक्सपीरियंस से मिलता है, यानी अचानक। ये किसने दिया था? कॉलर ने दिया था। जो चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था किसने दिया था? कॉलर ने, ध्यान रखना है। अनुकरण, यह बंडूरा का सामाजिक अधिगम से संबंधित है, जिसमें बच्चा अनुकरण करके सीखता है। ठीक। पावलोव के प्रयोग पर आधारित, पावलोव का प्रयोग किस पर आधारित था? तो पावलोव का प्रयोग कुत्ते पर आधारित था। सबको रटा हुआ, आप भी रट लीजिए। पावलोव कुत्ते का नाम होता है, ऐसे ध्यान रखो। देखो, बंदर, बंदर का प्रयोग तो कॉलर ने किया था, जो इनसाइट लर्निंग के बारे में बताया था कॉलर ने। चिंपैंजी था, बंदर का नाम क्या था? सुल्तान, ध्यान रखना है। और चूहे, चूहे का प्रयोग किसने किया था? स्किनर ने। ऑपरेट कंडीशनिंग, ध्यान रखना है। कुत्ते, पावलोव ने। शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशन, घंटी वाला है, ध्यान रखिएगा। पावलोव का घंटी वाला है, जिसमें लार टपकती है। तो इस हिसाब से आपको याद रखना है। बिल्ली का जो है थॉर्नडाइक है, बिल्ली थॉर्नडाइक से जुड़ी हुई है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला चलें, अगला है प्रेरणा। प्रेरणा अधिगम को बनाती है। प्रेरणा अधिगम को कैसे बनाएगी? कमजोर बनाएगी, स्थिर, प्रभावी या अस्थायी? बताओ कैसा बनाएगी? तो इसका ध्यान रखना है आपको। जो 17वां है इसका सी हो जाएगा। कैसा बनाएगी? प्रभावी बनाएगी। कैसा बनाएगी? प्रभावी बनाएगी, ध्यान रखिएगा। देखो, कमजोर, प्रेरणा अधिगम तौर को कमजोर नहीं करती बल्कि मजबूत करती है। स्थिर का मतलब क्या है? स्थिर का मतलब है प्रेरणा अधिगम को गतिशील या सक्रिय बनाती है, जो केवल स्थिर नहीं है। प्रभावी, प्रेरणा से विद्यार्थी अधिक रुचि और उत्साह के साथ सीखता है, जिसे अधिगम प्रभावी होता है। अब स्थायी, अस्थायी, प्रेरणा का उद्देश्य स्थायी और सार्थक होता है, अस्थायी नहीं होता, इसीलिए गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो सी वाला उत्तर हमारा एकदम सही होगा। आगे चलें, प्रश्न संख्या 18। वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। वृद्धि किससे संबंधित होती है ये बताना है आपको। तो वृद्धि गुणात्मक परिवर्तन से, मात्रात्मक से, सामाजिक से या नैतिक से? तो वृद्धि किससे संबंधित होगी? आपका बी वाला, यानी मात्रात्मक। किससे परिवर्तन से? मात्रात्मक परिवर्तन से। अगर गुणात्मक आता तो विकास होता, गुणात्मक विकास होता है, वृद्धि मात्रात्मक होती। देखो, गुणात्मक परिवर्तन विकास होता है, मात्रात्मक वृद्धि होती है, जिसमें ऊंचाई, वजन, आकार बढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन से सामाजिक विकास का संभव हुआ, और नैतिक से नैतिकता का विकास होता है। नैतिकता का संबंध किसने दिया था? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे चलें, प्रश्न संख्या 19। शिक्षक की सहायक भूमिका किस पद्धति पर आधारित होती है? शिक्षक की सहायक भूमिका किस पद्धति पर आधारित होती है? व्याख्यान पर। व्याख्यान जो होता है वो शिक्षक केंद्रित होता है, ध्यान रखना है। व्याख्यान कैसा होता है? शिक्षक केंद्रित होता है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। रचनावाद, दंड सिद्धांत, रटने की विधि, तो कौन सा होगा? इसका जो सही उत्तर होगा आपका 19 में कब होगा? रचनावाद पर। किस पर? रचनावाद पर, ध्यान रखना है। देखिए, व्याख्यान विधि में इसमें शिक्षक प्रमुख होता है। रचनावाद, इसमें छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, और शिक्षक केवल क्या करेगा? मार्गदर्शक करेगा, ध्यान रखना है। दंड या व्यवहार को नियंत्रण संबंधित नहीं है। रटने की विधि, इसमें समझ के बजाय याद करने पर जोर दिया जाता है। आगे चलें, प्रश्न संख्या 20। अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाएगा? तो अधिगम कहलाता है। क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। जब हम कोई चीज़ अनुभव से सीखते हैं और उससे व्यवहार में परिवर्तन आता है तो वो हमारा कहलाएगा अधिगम। अधिगम कहलाएगा, ध्यान रखना है। व्याख्या देख लीजिए इसकी। परिपक्वता, जब जैविक आयु संबंधी प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, यह अनुभव आधारित नहीं होंगे, इसमें शरीर की वृद्धि होती है बस। अधिगम क्या है? अनुभव और अभ्यास के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वृद्धि क्या है? ये केवल शारीरिक और मात्रात्मक परिवर्तन है। शारीरिक और मात्रात्मक परिवर्तन क्या है? वृद्धि, ध्यान रखिएगा। विकास क्या है? यह समग्र शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिवर्तन है, जो केवल अनुभव आधारित नहीं होता है, ध्यान रखना है। देखा ना। अगला है प्रश्न संख्या 21। प्याजे के अनुसार आत्म केंद्रिता पाई जाती है। प्याजे के अनुसार आत्म केंद्रिता पाई जाएगी संवेदी प्रेरक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक। तो सही उत्तर इसका कौन सा होगा? हमारा सही उत्तर होगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ध्यान रखना है। देखिए, प्याजे का जरूर क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन आता है। पूर्व संवेदी अवस्थाएं 0 से 2 वर्ष, इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है। और पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, इस अवस्था में बच्चा आत्म केंद्रित होता है, यानी दूसरों को, दृष्टिकोण को समझने से सीखता है। मूर्त में, इसमें बच्चा तार्किक सोच विकसित करता है तथा दूसरों के दृष्टिकोण को समझने लगता है। औपचारिक में ये एब्स्ट्रैक्ट होती है, ये तर्कपूर्ण सोच विकसित हो जाती है, बच्चा कल्पनाशीलता में आ जाता है और वो चीज़ों को सोचने लगता है, ध्यान रखना है। तो आप आत्म केंद्रिता का कौन सा हो गया? पूर्व संक्रियात्मक, यानी बी वाला उत्तर इसका एकदम सही है। आगे चले, सकारात्मक पुनर्वलन का उदाहरण है
डांटना, पुरस्कार देना, अनदेखा करना, दंड देना। तो इसमें पुरस्कार देना जो है वो सकारात्मक पुनर्वलन है, बाकी सब नकारात्मक पुनर्वलन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डांटना नकारात्मक है और देखो पुरस्कार देना अच्छा है, पुरस्कार देने से जो व्यवहार होगा वो दोहराया जाएगा। और अनदेखा करना तो ये पुनर्वलन माना ही नहीं जाएगा, दंड जो है वो पुनर्वलन की श्रेणी में नहीं आता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 23। अभ्यास का नियम किससे जुड़ा है? थॉर्नडाइक से, स्किनर से, पावलोव से, बंडूरा से। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए वाला, यानी थॉर्नडाइक से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? थॉर्नडाइक से जुड़ा है। अभ्यास का नियम किससे जुड़ा है? थॉर्नडाइक से। ठीक है, देखिए थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का, लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्टिव। तो अभ्यास का नियम किससे जुड़ा है? थॉर्नडाइक से। स्किनर ने ऑपरेटिंग कंडीशन का नियम दिया था, पावलोव शास्त्रीय अनुबंधन, और बंडूरा जो है वो सोशल लर्निंग का उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 24। सामाजिक बुद्धि का संबंध किससे है? गणितीय कौशल से है, दूसरों के साथ समायोजन से है, भाषा ज्ञान से है, या स्मृति से है? तो सामाजिक बुद्धि का संबंध जो है वो किससे है? हमारा 24 का उत्तर सही हो जाएगा ए वाला, यानी गणितीय कौशल से। किससे है? गणितीय कौशल से, ध्यान रखना है। 24 का होगा बी वाला, यानी दूसरों के साथ समायोजन। सॉरी, बी वाला जब हमारा सही है, बी वाला उत्तर एकदम सही है। देखिए यहाँ पर गणितीय कौशल या तार्किक गणितीय बुद्धि से है, दूसरों के साथ समायोजन। सामाजिक बुद्धि का अर्थ है दूसरों की भावनाओं, व्यवहार और परिस्थिति को समझकर उसके साथ उचित समायोजन है। ज्ञान भाषा या भाषिक बुद्धि से संबंधित है, और स्मृति संज्ञानात्मक क्षमता का हिस्सा है, जबकि बुद्धि सामाजिक बुद्धि का मुख्य तत्व नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे चलें, प्रश्न संख्या 25। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य क्या है? अलगाव है, प्रतिस्पर्धा है, सभी के लिए शिक्षा। तो इसका ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। सभी के लिए शिक्षा का मतलब है समावेशी शिक्षा। इसमें क्या है? अलगाव, समावेशी शिक्षा स्ट्रेटेजी का विरोध करती है। प्रतिस्पर्धा, इसका मुख्य उद्देश्य स्पर्धा नहीं होता बल्कि सहभागिता होता है। सभी के लिए समावेशी शिक्षा का लक्ष्य होता है सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ पढ़ाना, उसे क्या कहेंगे हम? समावेशी शिक्षा कहेंगे। विशेष वर्ग या किसी एक विशेष समूह तक सीमित नहीं रहता है, ध्यान रखना है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा हमारा? सी वाला जो उत्तर है वो एकदम सही होगा। आगे चलें, प्रश्न संख्या 26। मूल्यांकन का अर्थ क्या है? मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो मूल्यांकन का अर्थ है निर्णय लेना। निर्णय कब लिया जाएगा? अंत में, जब ऐसे होता है, ध्यान रखना है। देखो, केवल अंक देना, मूल्यांकन सिर्फ अंक देने तक सीमित नहीं रहता है, ध्यान रखना है। परीक्षा लेना, ये भी मूल्यांकन का हिस्सा नहीं। मूल्यांकन का मतलब होता है कि बच्चे की उपलब्धि के आधार पर उसे प्रगति, सुधार, प्रमोशन आदि जो निर्णय लिए जाते हैं बच्चे के खिलाफ, तो उनको हमने किस में रखा है? मूल्यांकन में रखा है। तुलना करना मूल्यांकन का हिस्सा नहीं होता है। तो सी वाला उत्तर हमारा एकदम सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 27। रचनात्मकता का प्रमुख तत्व क्या है? रटना, मौलिकता, अनुकरण, दंड। तो क्या हो जाएगा? मौलिकता। इसका बी वाला उत्तर एकदम सही होगा। देखिए, रटने की क्षमता रचनात्मक व नए विचारों पर आधारित होती है, रटने पर नहीं। मौलिकता रचनात्मक का मुख्य तत्व और अनोखे ओरिजिन विचार उत्पन्न होता है। अनुकरण नकल से सीखना होता है, जबकि संरचनात्मक में नवीनता आती है। दंड क्या है? दंड कोई रचनात्मक से संबंधित नहीं होता है। तो उत्तर जो हो जाएगा हमारा मौलिकता हो जाएगा। मौलिकता में रचनात्मक के नए तत्व व अनोखे विचार उत्पन्न होते हैं, ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 28। माइक्रो टीचिंग में ध्यान दिया जाता है। माइक्रो टीचिंग में किस पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण पाठ पर, एक विशिष्ट कौशल पर, परीक्षा पर या अनुशासन पर। तो ध्यान रखना है, माइक्रो टीचिंग अध्यापकों के लिए होती है जिसमें एक विशिष्ट कौशल पर ध्यान दिया जाता है। किस पर ध्यान दिया जाएगा? विशिष्ट कौशल पर। अब देखिए, संपूर्ण पाठ माइक्रो टीचिंग पर नहीं पढ़ाया जाता, विशिष्ट कौशल पर, जिसमें शिक्षक एक विशेष शिक्षण कौशल जैसे पूछना, ब्लैक बोर्ड, व्याख्या आदि पर ध्यान देता है। परीक्षा पर या परीक्षा से संबंधित नहीं है। अनुशासन यह मुख्य उद्देश्य कौशल विकास है, अनुशासन नहीं है। तो इसमें विशिष्ट कौशल वाले, यानी बी वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। आगे चलें, प्रश्न संख्या 29। परिपक्वता निर्भर करती है अभ्यास पर, अनुभव पर, जैविक कारकों पर। किस पर अनुभव डिपेंड होगी? जैविक कारकों पर, ध्यान रखना है। परिपक्वता, देखो अभ्यास जो है वो अधिगम से संबंधित है, अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैविक कारक शरीर परिपक्वता, शरीर, तांत्रिक तंत्र और बायोलॉजिकल विकास पर निर्भर करती है। पुरस्कार जो है वो व्यवहारवाद, रीइंफोर्समेंट से संबंधित होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला चलें, प्रश्न संख्या 30। अधिगम की प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभावी होता है दंड, प्रेरणा, तुलना या भय। तो अधिगम की प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभावी होगा प्रेरणा। क्या होगा? प्रेरणा होगा, ध्यान रखना है।
ठीक है, बी वाला उत्तर इसका एकदम सही है। दंड 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 अस्थायी प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह प्रभावी अधिगम को बढ़ाने नहीं देता। प्रेरणा प्रेरणा से छात्र रुचि उत्साह सक्रियता बढ़ती है, जिससे अधिगम अधिक प्रभावी होता है। तुलना तुलना कभी कभी सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। भय से सीखने का दबाव हो सकता है, यह दीर्घकालिक या सार्थक अधिगम का उदाहरण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब बनता है आपसे, उम्मीद है इतना आप कर पाएंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।